आप सुन रहे हैं बॉटल ऑफ लाइज, रैनबैक्सी एंड द डार्क साइड ऑफ इंडियन फार्मा। लेखिका कैथरीन एबन। यह किताब भारत की एक बड़ी फार्मा कंपनी रैनबैक्सी लेबोरेटरीज की सच्ची और चौंकाने वाली कहानी बताती है। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल सफलताओं में से एक के अंदर छिपे सबसे बड़े धोखे का खुलासा करती है। ये कहानी है जेनेरिक दवाओं की, जिन्हें हम सब सस्ती और असरदार दवाएं समझकर बिना किसी शक के खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी दवाई की बोतल के अंदर क्या चल रहा है? आइए इस जासूसी कहानी को शुरू करते हैं। साल 2008 की बात है। अमेरिका के एक मशहूर रेडियो शो द पीपल्स फार्मेसी के होस्ट जो ग्रेडन को कई मरीजों के फ़ोन और चिट्ठियां मिल रही थीं। ये मरीज बता रहे थे कि जब उन्होंने ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाएं लेना शुरू की तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को दिल की धड़कन अनियमित हो गई, तो किसी के शरीर में सूजन आ गई। जो ग्रेडन ने ये शिकायतें अमेरिकी दवा नियामक एफडीए को भेजी तो जवाब मिला, ये सब मनोवैज्ञानिक है, इन दवाओं में कोई खराबी नहीं है। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। एक पत्रकार कैथरीन ईबन ने इस पहेली को सुलझाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सोचा कि आखिर इन शिकायतों में सच्चाई क्या है। क्या सच में जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं जितनी ही अच्छी होती हैं? इस जिज्ञासा ने उन्हें दुनिया के चारों कोनों में एक दशक लंबी पड़ताल पर उतार दिया। भारत, चीन, घाना, मैक्सिको, आयरलैंड और अमेरिका। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो है 1984 में बना अमेरिकी कानून, हैच वैक्समैन एक्ट। इस कानून ने जेनेरिक दवाओं के लिए रास्ता खोला। पहले जेनेरिक कंपनियों को भी ब्रांडेड दवाओं की तरह ही लंबे और महंगे क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ते थे। इस नए कानून ने उन्हें छूट दी। अब उन्हें सिर्फ ये साबित करना होता था कि उनकी दवा शरीर में ब्रांडेड दवा की तरह ही काम करती है, यानी वह बायो इक्विवेलेंट है। लेकिन इस कानून में एक ऐसा प्रावधान था जिसने पूरे उद्योग को पागलखाना बना दिया। फर्स्ट टू फाइल का इनाम, यानी जो भी जेनेरिक कंपनी सबसे पहले किसी दवा के लिए एफडीए में आवेदन करेगी उसे 6 महीने का एकाधिकार मिलेगा। वो उस दवा को ब्रांडेड दवा के करीब की कीमत पर बेच सकेगी। इस 6 महीने में वह जमकर मुनाफा कमा सकती है। इसके बाद बाजार में दूसरी कंपनियां आएंगी और कीमतें गिर जाएंगी। इसी फर्स्ट टू फाइल के चक्कर में क्या क्या नहीं हुआ। कंपनियों के कर्मचारी एफडीए के पार्किंग लॉट में हफ्तों तक टेंट लगाकर बैठे रहते थे। कोई लिमोजीन में आता था, कोई होटल में रुकता था और रात रात भर ड्यूटी लगाता था। सबकी निगाहें उस पहले नंबर पर टिकी थीं। जैसे ही सुबह दफ्तर खुलता, ये लोग अपनी अपनी फाइलें लेकर अंदर दौड़ पड़ते थे। ये कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक जंग थी। और इसी जंग में उतरती है भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी रैनबैक्सी। कभी दवाएं बांटने वाली मामूली कंपनी से निकली रैनबैक्सी अब दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक कंपनियों में से एक बन चुकी थी। उसकी निगाहें दुनिया की सबसे बड़ी दवा लिपिटर पर थी। लिपिटर, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली पहली 10 अरब डॉलर सालाना बेचने वाली दवा थी। फिजर कंपनी इसकी पेटेंट की हर कीमत पर रक्षा कर रही थी। रैनबैक्सी के वैज्ञानिक और वकील दिन रात मेहनत कर रहे थे। साल 2002 में उन्होंने लिपिटर के जेनेरिक वर्जन के लिए एफडीए में आवेदन ठोक दिया और सबको चौंकाते हुए वे पहले नंबर पर आ गए। उनके पास था लिपिटर जैसे दिखने वाली दवा बनाने का नुस्खा, जिसमें वही सक्रिय तत्व था, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग था। अब बस एफडीए की मंजूरी का इंतजार था। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। रैनबैक्सी के अंदर ही एक ऐसा शख्स था जो सब कुछ उलट पुलट करके रख देगा। उसका नाम था दिनेश एस ठाकुर। दिनेश एक जानकार और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अमेरिका की दिग्गज कंपनी ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब में रोबोटिक्स पर काम किया था। वहां उन्होंने सीखा था कि दवा बनाने का मतलब सिर्फ रसायनों को मिलाना नहीं है, बल्कि हर छोटे से छोटे कदम का दस्तावेजीकरण करना है। हर बैच को नियंत्रित परिस्थितियों में बनाना है। गलती होने पर उसकी जांच करना है। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद होनी चाहिए। दिनेश को उनके बॉस रश्मि बरभैया ने रैनबैक्सी ज्वाइन करने के लिए कहा। भारत लौटकर देश के लिए कुछ करने का जुनून, अपने माता पिता के करीब रहने की चाहत, इन सब ने उन्हें यह निर्णय लेने में मदद की। साल 2003 में वह गुरुग्राम के अपने नए घर में आ बसे। चारों तरफ विकास की होड़ थी, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का हाहाकार था। बिजली गुल होती तो डीजल जनरेटर चलता, पानी के लिए लोग निजी बोरवेल खोद रहे थे, जिससे जमीन के अंदर पानी खत्म हो रहा था। दिनेश का काम था कंपनी के डेटा को व्यवस्थित करना, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त था। कभी महंगे अवयवों की जगह सस्ते अवयव इस्तेमाल कर लिए जाते, कभी टेस्ट के पैरामीटर बदल दिए जाते ताकि दवा पास हो जाए, कभी असफल टेस्ट के नतीजों को फेंक दिया जाता और दोबारा टेस्ट किए जाते जब तक कि मनचाहा नतीजा ना आ जाए। कंपनी के मैनेजर इन तरीकों को जुगाड़ कहते थे, जिसका मतलब था कि रास्ते में आ रही बाधाओं को कैसे भी पार करके मंजिल तक पहुंचना। दिनेश ने पाया कि रैनबैक्सी में नियमों का पालन एक बोझ की तरह था, जिसे जितना हो सके टालना चाहिए। कंपनी के लिए असली मायने रखता था नतीजा, चाहे वह कितना भी फर्जी क्यों न हो।
दिनेश को जितनी गहराई में जाना होता उतना ही बड़ा धोखा सामने आता। उन्हें पता चला कि रैनबैक्सी ने अफ्रीका में एड्स के मरीजों के लिए बनाई जा रही एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल भी फर्जी तरीके से किए थे। वह कंपनी जिसने सस्ती दवाएं देकर लाखों लोगों की जान बचाने का दावा किया था, असल में उन जानों के साथ खिलवाड़ कर रही थी। दिनेश के लिए ये एक सदमा था। उन्होंने अपने परिवार को रैनबैक्सी की दवाएं देना बंद कर दिया। साल 2004 के अंत में दिनेश के बॉस राजकुमार ने कंपनी के बोर्ड के सामने एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दी। इसमें खुलासा किया गया कि दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में रैनबैक्सी की 200 से अधिक दवाओं के डेटा में हेराफेरी की गई थी। ब्राजील, केन्या, युगांडा, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों में तो पूरा डेटा ही फर्जी था। कंपनी दवाओं की असलियत छिपाने के लिए हर तरह के झूठ का सहारा ले रही थी। लेकिन जब बोर्ड के सामने यह खुलासा हुआ तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, क्या इस डेटा को दफनाया नहीं जा सकता? राजकुमार ने मांग की कि सभी खतरनाक दवाओं को बाजार से वापस लिया जाए और सभी टेस्ट दोबारा किए जाए। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। उनके जाने के बाद दिनेश पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि वे ऑफिस के कंप्यूटर पर अश्लील वेबसाइट देखते हैं। दिनेश को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से रिकॉर्ड खंगालने पड़े। पता चला कि कंपनी के आईटी विभाग ने ही उनके आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके ये सब किया था। अंततः दिनेश ने कंपनी छोड़ दी। उन्हें पूरा यकीन था कि रैनबैक्सी ने धोखा दिया है, लेकिन वो क्या कर सकते थे? भारत में विजलब्लोअर्स की क्या हालत होती है, ये सब जानते थे। बस कुछ ही महीने पहले एक सरकारी इंजीनियर ने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और उसे गोली मारकर मार दिया गया था। लेकिन दिनेश की अंतरात्मा उन्हें चैन नहीं लेने दे रही थी। उन्होंने एक याहू मेल आईडी बनाई और एफडीए को ईमेल लिखा, लेकिन एक अलग नाम से। उन्होंने लिखा, रैनबैक्सी लैबोरेटरीज आपको फर्जी डेटा देकर अपनी दवाएं मंजूर करवा रही है। ये दवाएं अफ्रीका के मरीजों को ठीक करने की बजाय उन्हें मार सकती हैं। एफडीए के अधिकारी एडविन रिवेरा मार्टिनेज ने संपर्क किया। दिनेश ने उन्हें अंदर के कई दस्तावेज भेजे, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखी। एफडीए में उन्हें मिस्टर एम कहा जाने लगा। एफडीए ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन साथ ही रैनबैक्सी की दर्जनों दवाओं को मंजूरी देना भी जारी रखा। दिनेश हैरान थे। उन्होंने सबूत दे दिए थे, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? एफडीए के अधिकारी उन्हें समझा रहे थे कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, जल्दबाजी ना करें। इधर भारत में रैनबैक्सी के नए सीईओ बने मालविंदर सिंह, परविंदर सिंह के बेटे, जिनकी कैंसर से मृत्यु हो गई थी। मालविंदर ने ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था। भारतीय प्रेस ने उन्हें फार्मा का फेरो सम्राट कहकर पुकारा। वो महंगी कारों में घूमते थे, फैशन शो के जज बनते थे और अपनी दौलत पर नाच करते थे। लेकिन कंपनी के अंदर उनके लोग उनसे डरते थे। अगर कोई विभाग अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करता तो वो चिल्लाते थे, मुझे मुनाफा चाहिए। इसी दौर में रैनबैक्सी ने अमेरिकी कंपनी माइलन के साथ सौदा किया। माइलन ने भारत की मैट्रिक्स लैबोरेटरीज को खरीदा और रैनबैक्सी के पूर्व कर्मचारी राजीव मलिक को अपना प्रेसिडेंट बना लिया। राजीव मलिक ने वहीं से काम शुरू किया जहां रैनबैक्सी ने छोड़ा था, कम लागत में तेजी से दवाएं बनाना। एफडीए की तरफ से जांच को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख शख्सियत थीं डेबी रॉबर्टसन। वह एफडीए की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थीं। उन्होंने दिनेश को भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और न्याय के पहिए धीरे धीरे ही सही लेकिन जरूर घूमेंगे। फरवरी 2007 में एक दिन अमेरिका में रैनबैक्सी के ऑफिस में अफरातफरी मच गई। एफडीए के अधिकारी बुलेट प्रूफ जैकेट और बंदूकों से लैस वहां पहुंच गए। कर्मचारी डेस्क के नीचे छिप गए। ये वैलेंटाइन डे रेड था, सेंचुरी के सबसे बड़े छापे में से एक। अधिकारियों ने कंपनी के हजारों दस्तावेज और कंप्यूटर जब्त कर लिए। इसी छापे में एक दस्तावेज मिला जिसने पूरे केस की तस्वीर साफ कर दी। वह था सोट्रेट एक्ने की दवा की विफलता पर बनी कंपनी की गुप्त रिपोर्ट, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, एफडीए को न दें। इधर जांच धीमी थी। एफडीए के अंदर ही एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी। कुछ अधिकारी मानते थे कि रैनबैक्सी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरों का कहना था कि कंपनी को मौका देना चाहिए। कारण था, रैनबैक्सी दुनिया की सबसे सस्ती एड्स दवाएं अफ्रीका भेज रही थी। अगर एफडीए ने कंपनी को बंद कर दिया तो लाखों मरीज बिना इलाज के रह जाएंगे। इसी उधेड़बुन में साल 2011 आ गया। अब फैसला होना था, रैनबैक्सी को लिपिटर के जेनेरिक वर्जन के लिए मंजूरी मिले या नहीं। अगर मिलती है तो कंपनी को 6 महीने का एकाधिकार मिलेगा और उसे करोड़ों डॉलर का मुनाफा होगा। अगर नहीं मिलती तो कोई और कंपनी उस मौके का फायदा उठाएगी। एफडीए के अधिकारी दबाव में थे। अमेरिकी सरकार लिपिटर पर सालाना $2.5 अरब खर्च कर रही थी। देश के सीनेटरों ने एफडीए पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द सस्ता विकल्प उपलब्ध करवाया जाए। अंततः एफडीए ने रैनबैक्सी को मंजूरी दे दी। कंपनी ने अगले ही दिन लिपिटर की शिपिंग शुरू कर दी। पहले 24 घंटे में ही उसे $100 मिलियन की बिक्री हुई और अगले 6 महीनों में लगभग $600 मिलियन की। लेकिन यह जीत जल्द ही धूमिल हो गई। महज 10 महीने बाद ही रैनबैक्सी ने एफडीए को बताया कि उसकी करोड़ों लिपिटर की गोलियों में नीली कांच के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए हैं। कंपनी ने दवाएं वापस बुलानी शुरू कर दी। अब एफडीए का भारत में तैनात जांच अधिकारी पीटर बेकर टोवांसा प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे।
पीटर बेकर एक अलग तरह के इंसान थे। वह कंपनियों के चिकने चुपड़े, फर्श और चमकदार मशीनों से संतुष्ट नहीं होते थे। वह सच्चाई तलाशते थे, चाहे वह कचरे के ढेर में क्यों न मिले। जब वह वोकहार्ट कंपनी के प्लांट का निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्होंने एक कर्मचारी को संदिग्ध अवस्था में जल्दी जल्दी चलते देखा। उन्होंने उसका पीछा किया। कर्मचारी ने सीढ़ियों के नीचे फेंकने के लिए एक कूड़ेदान में दस्तावेज फेंक दिए। बेकर ने वह बैग उठाया। उसमें करीब 75 दस्तावेज थे, जिन्हें आधा आधा फाड़ दिया गया था। ये थे इंसुलिन दवाओं के बैच रिकॉर्ड, जिनमें काली गंदी दिखाई दे रही थी, यानी दवाएं खतरनाक स्तर तक दूषित थीं। ये रिकॉर्ड कभी कंपनी के सिस्टम में दर्ज नहीं किए गए थे। वही दवाएं भारत और मिडिल ईस्ट के मरीजों तक पहुंच चुकी थीं। बेकर ने यह भी पाया कि कंपनी के अंदर एक गुप्त क्षेत्र था, जहां अमेरिका के लिए बन रही इंजेक्टेबल दवाएं बनाई जा रही थीं, उसी खराब उपकरण से। एक शौचालय में स्टेराइल दवा बनाने वाले क्षेत्र से सिर्फ 20 फीट की दूरी पर पेशाब सीधे फर्श पर गिर रहा था और खुले नाले में बह रहा था। बेकर और उनके साथी को कंपनी ने बिना सील वाली पानी की बोतलें दी, जिससे वे बीमार पड़ गए। उन्हें लगा कि कंपनी जानबूझकर उनकी जांच का समय कम करना चाहती थी। बेकर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस निरीक्षण के दौरान उन्हें धमकियां मिली। उन्होंने सिफारिश की कि अगली बार कोई जांच दल स्पष्ट आपातकालीन योजना के साथ आए। ये था भारत के दवा उद्योग का असली चेहरा, आधुनिक मशीनें, चमकते फर्श, लेकिन अंदर का सच गंदगी, धोखा और जानलेवा लापरवाही। इधर अमेरिका के क्लीवलैंड क्लिनिक में डॉक्टर हैरी लिवर अपने मरीजों को बचाने की जद्दोजहद में लगे थे। वह हृदय रोगों के माहिर थे। उन्होंने देखा कि जब उनके मरीज ब्रांडेड दवाओं से हटकर कुछ खास जेनेरिक दवाएं लेते थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। सीने में दर्द, अनियमित दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो जाना। डॉक्टर लिवर ने अपने मरीजों को उन खास जेनेरिक कंपनियों से दूर रखना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लीवलैंड क्लिनिक की फार्मेसी को भी कुछ कंपनियों की दवाएं ना खरीदने की सलाह दी। उनकी ये प्रवृत्ति सही साबित हुई जब उन कंपनियों को बाद में एफडीए ने दोषी पाया। इन सब के बीच जो ग्रेडन ने एफडीए पर भरोसा खोना शुरू कर दिया था। उन्हें पता चला कि जिस बायोइक्विवेलेंस के आधार पर दवाएं पास की जाती हैं, वह मानक ही खामियों से भरा है। एफडीए का मानना था कि अगर जेनेरिक दवा ब्रांडेड दवा के ब्लड कंसंट्रेशन के 80 से 125% के बीच हो, तो वह बायोइक्विवेलेंट है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि एक ही दवा के दो अलग अलग जेनेरिक वर्जन के बीच 45% तक का अंतर हो सकता है। यानी एक मरीज को आज 80% असरदार दवा मिले, तो कल 125% असरदार, और दोनों कानूनन सही होंगी। ये अंतर किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। खासकर समय रिलीज धीरे धीरे घुलने वाली दवाओं के मामले में तो समस्या और भी गंभीर थी। ग्रेडन ने पाया कि टीवा कंपनी की एंटीडिप्रेसेंट दवा बुडेप्रियन एक्सेल की 300 मिलीग्राम की ताकत को एफडीए ने बिना टेस्ट किए ही मंजूरी दे दी थी, सिर्फ 150 मिलीग्राम के टेस्ट के आधार पर। जब ग्रेडन ने एक स्वतंत्र लैब से उसकी जांच करवाई, तो पता चला कि यह दवा शरीर में तेजी से घुल रही थी, जैसे एक ही बार में पूरी शराब पी ली जाए। इससे मरीजों में ओवरडोज जैसे लक्षण पैदा हो रहे थे, सिर दर्द, चिंता और फिर वापसी के लक्षण, डिप्रेशन और आत्मघाती विचार। एफडीए ने ग्रेडन की बातों को सालों तक नजरअंदाज किया। जब अंततः 2012 में उसने दवा को बाजार से हटाया, तब तक लाखों मरीज इसके संपर्क में आ चुके थे। दिनेश ठाकुर की विसलब्लोअर याचिका पर अंततः साल 2013 में अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया। रैनबैक्सी ने 7 आपराधिक धाराओं में दोषी करार दिए जाने की बात मान ली, जिसमें धोखे से दवाएं बेचना, उनमें खामियां छुपाना और सरकार से झूठ बोलना शामिल था। कंपनी ने $500 मिलियन का जुर्माना भरने पर सहमति जताई। ये एक जेनेरिक कंपनी पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था। हालांकि शुरू में सरकार ने $3.2 अरब की मांग की थी, लेकिन समझौता इससे कम में हुआ। अदालत के बाहर दिनेश ठाकुर और डेबी रॉबर्टसन ने एक दूसरे को गले लगाया। दिनेश को उनके साहस के लिए $48 मिलियन का इनाम मिला। लेकिन इस जीत के बाद भी एक सवाल बना रहा, क्या कोई व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया गया? क्या मालविंदर सिंह या अभा पंत जेल गए? नहीं, सभी कंपनी के बाहर निकलकर दूसरी जगहों पर काम कर रहे थे, अपने कौशल और जुगाड़ के तरीकों को दूसरी कंपनियों में ले जा रहे थे। रैनबैक्सी के बाद एफडीए के जांच अधिकारियों ने भारत के और भी प्लांट्स का निरीक्षण किया। उन्हें हर जगह कुछ न कुछ गड़बड़ मिली। एक प्लांट में उन्होंने देखा कि स्टेरिलिटी टेस्ट के नमूने ही मौजूद नहीं थे, पूरी लैब ही फर्जी थी। किसी प्लांट में सांप मिला तो किसी में पक्षियों का आतंक था। एक प्लांट में खिड़कियां खुली थीं और बाहर कचरे के ढेर पर मक्खियों का हुजूम था। इतना कि जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मक्खियां असंख्य। भारत के नियामकों का रवैया भी हैरान करने वाला था। जब एक पत्रकार ने भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल जीएन सिंह से पूछा कि अगर वह अमेरिकी मानकों का पालन करें तो कितने प्लांट बंद करने पड़ेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, लगभग सभी। लेकिन यहाँ एक बड़ी विडंबना थी। अफ्रीका जैसे गरीब देशों में जो दवाएं भेजी जाती थीं, उनकी गुणवत्ता और भी खराब थी। एक प्लांट में जांच अधिकारी ने एक कीमोथेरेपी दवा देखी जिसके डिब्बे ठीक से सील नहीं थे, यानी वे स्टेराइल नहीं थी,
उसने पूछा, ये दवाएं कहाँ भेजी गईं? जवाब था, अफ्रीका। दूसरे प्लांट में जिन दवाओं के अवयवों को अमेरिका में प्रतिबंधित कर दिया गया था, वे यूक्रेन भेज दी गईं। यह था डुअल ट्रैक उत्पादन, एक स्टैंडर्ड अमीर देशों के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। ये व्यवस्था जानलेवा साबित हो रही थी। युगांडा के एक अस्पताल में एक 13 साल के लड़के को मेनिंजाइटिस हुआ। उसे एंटीबायोटिक दी गई, लेकिन हालत नहीं सुधरी। डॉक्टर ने महंगी वाली दवा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़का दिमागी तौर पर मृत हो गया। बाद में पता चला कि पहली दवा में लेबल पर लिखे मुकाबले आधे से भी कम सक्रिय तत्व थे। वो दवा काम ही नहीं कर सकती थी। ऐसे ही अन्य मामलों में मरीजों को दवा का असर होता देख डॉक्टरों को खुराक दोगुनी तीगुनी करनी पड़ती थी। यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये था कि कम मात्रा में दवा लेने से बैक्टीरिया और परजीवियों में दवा प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, यानी वे उस दवा के खिलाफ मजबूत हो जाते हैं और फिर वही बैक्टीरिया पूरी ताकत वाली दवा का भी असर नहीं होने देते। ये कोई स्थानीय समस्या नहीं है, क्योंकि बीमारियां सीमाएं नहीं मानती। जब नेवादा में एक महिला भारत की यात्रा से लौटी, तो उसके शरीर में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं था। वह जल्द ही मर गई। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। भारत के नियामकों और दवा कंपनियों के बीच गहरा संबंध था। एफडीए के अधिकारियों को जब पता चला कि उनके ही एक अधिकारी माइक गवनी, जो भारतीय मूल के थे, कंपनियों को उनकी जांच रिपोर्ट का ड्राफ्ट पहले ही भेज देते थे, तो हैरानी हुई। गवनी मानते थे कि उनका काम कंपनियों को सहयोग देना है, न कि उनके खिलाफ कार्रवाई करना। उनके इस रवैये के कारण कई कंपनियां, जिनमें बाद में गंभीर खामियां पाई गईं, उनसे क्लीन चिट पाकर अमेरिकी बाजार में दाखिल हो गईं। जब एफडीए के नए अधिकारी अल्ताफ लाल ने भारत में कार्यभार संभाला, तो उन्होंने बिना पूर्व सूचना के निरीक्षण शुरू करवाए। एक रविवार की सुबह, जब कंपनी के कर्मचारी सोच रहे थे कि जांच दल सोमवार को आएगा, पीटर बेकर और उनके साथी प्लांट के गेट पर खड़े थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि दर्जनों कर्मचारी बैठे हुए थे और दस्तावेजों पर तारीखें पीछे की लगा रहे थे, जैसे कि वे काम बहुत पहले हो चुका था। ये था फर्जीपन का खेल, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर कोई शामिल था और जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह था कि जिन लोगों को सबसे कम दर्जा दिया गया, वे थे स्वयं भारतीय मरीज। भारत के अपने नियामक अपनी ही कंपनियों की दवाओं की जांच ठीक से नहीं करते थे। अगर कोई दवा 70% से कम सक्रिय तत्व रखती थी, तभी कोई कार्रवाई होती थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक यह सीमा 95% से नीचे नहीं जानी चाहिए। दिनेश ठाकुर ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की कोशिश की, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। आज भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। एफडीए के जांच अधिकारी जिन प्लांट्स में गंभीर खामियां पाते हैं, उन्हें अक्सर वॉशिंगटन के अधिकारी डाउनग्रेड कर देते हैं, ताकि दवाओं की कमी ना हो और कंपनियां जल्दी से जल्दी मंजूरी पा सकें। दिनेश ठाकुर और पीटर बेकर जैसे लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन अकेले उनका बलूत कितना काम आता है। यह कहानी सिर्फ एक कंपनी या एक देश की नहीं है, यह हम सब की है, जो बिना सोचे समझे दवा की गोली निगल लेते हैं। ये सवाल है, क्या हम उस दवा पर भरोसा कर सकते हैं जिसके बनाने की प्रक्रिया ही धोखे पर आधारित हो? क्या हम उस सिस्टम पर विश्वास कर सकते हैं जो अपने ही जांच अधिकारियों की रिपोर्टों को नज़रअंदाज कर देता है? अगली बार जब आप कोई दवा खरीदें, तो शायद आप लेबल पर ज़रूर नज़र डालेंगे कि वह किस कंपनी ने बनाई है, कहाँ बनी है। लेकिन यह भी याद रखिए कि एक अच्छी दवा और एक खतरनाक दवा के बीच का फ़र्क कभी कभी सिर्फ एक फर्जी दस्तावेज या एक झूठे वादे का होता है। और इस फ़र्क को मिटाने के लिए दुनिया भर में कुछ लोग अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं, अकेले, थके हारे, लेकिन हार न मानने वाले। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।